रातों रात डबल होते दोस्त। मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी अच्छी बेहतर चीज बोरिंग होती है। क्रिप्टो करेंसीज हैं, इंडिया में लीगल हैं। सबसे पहले आया बिटकॉइन। ये कितना बोरिंग अंकल है, बिटकॉइन की बात करता है। फिर मैंने कहा भाई कुछ तो है। मेरी जो गलती ये थी कि लालच भी मेरा सेल्फ ड्रिवन नहीं, किसी ने भाई गले में हाथ डाल के कन्विंस कर दिया। सीधा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से ही काम नहीं चलेगा। उन्होंने मुझे उस मायूसी से निकाला और बोला तुम मायूस मत हो, अभी नॉट एवरीथिंग इज लॉस्ट। उस जमाने में तो रेगुलेशन वो बात ही नहीं कर रहा बात ही नहीं करता था। वो एक मिस्टीरियस कहानी मुझे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट करती चली गई। मोस्ट ऑफ द मीम कॉइन्स आर लाइक गोइंग टू फेल। जब बिटकॉइन आया, बिटकॉइन का काम था सिर्फ वैल्यू को ट्रांसफर करना। लोगों को रियलाइज हुआ कि क्यों मार्क जकरबर्ग ही फेसबुक बना सकता है या गूगल ही पे ही सर्च की जा सकती है, तो उसके लिए एक इथेरियम आया। ये इस तरह की चीजें मार्केट में बहुत आती हैं, ये पैसा लेके चली जाती हैं। जी जी जी, इससे दूर रहे और मुझे आज के बाद इसकी बात मत करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एंगल बाय संतोष में। और जैसा आप जानते हैं, हम हमेशा यूनिक टॉपिक्स लेके आते हैं और आज का टॉपिक बहुत स्पेशल है और बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ आए हुए हैं। जी हाँ, टॉपिक है क्रिप्टो और गेस्ट है कासिफ रजा जी, जो कि क्रिप्टो दुनिया के बहुत जाने माने नाम हैं और इंडिया में काफ़ी लोगों को ज्ञान दिया है क्रिप्टो पे और जो भ्रांतियाँ थीं वो मिटाई हैं। कासिफ जी की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है और आज हम स्टार्ट करेंगे क्रिप्टो कैसे उनके जीवन से स्टार्ट हुआ और बहुत सारी बातें। तो स्वागत करते हैं कासिफ जी आपका हमारे शो में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच संतोष भाई, प्लेजर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले अपना बताइए कि आपकी जर्नी क्रिप्टो में कैसे स्टार्ट हुई। संतोष भाई, एक्चुअली जब भी किसी को क्रिप्टो वाले से आप पूछोगे ना, तो वो कहेगा कि मेरी जर्नी जनरली ये हुआ कि किसी दोस्त ने बताया। जी जी। तो मेरे साथ भी ये था कि 2000 मैं तो एक्चुअली जॉब करता था और अपना 9 to 6 एक जॉब होती है, सब लोग करते हैं। मेरी प्राइवेट सेक्टर में था, तो मैं मीडिया सेक्टर से जुड़ा था, तो काफ़ी सारी कंपनियों में, मीडिया कंपनीज में काम कर रहा था। तो ऐसी एक ट्रैवल के दौरान मैं और मेरा दोस्त ट्रैवल कर रहे थे जी। तो 2017 के आसपास की बात है। तो उसने एक ऐसी बातचीत चल रही थी, क्योंकि जब दो दोस्त मिलते हैं तो फाइनेंस की बात भी करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब क्या पैसे का कैसे करें, जी, जी, तो रुक जी। नहीं रहा। कहता भाई देख, इन्वेस्टमेंट से कुछ होगा और ये नई एक चीज़ आई है भाई, मैं तो इसमें इन्वेस्ट किया तो मेरे को तो सही चीज़ लग रही है। पता उसको भी खास नहीं था, बट फिर भी वो अपनी जर्नी शुरू कर चुका था। ओके। उसने वो ऐप दिखाई, मैंने वो ऐप देखी और मैं कहा क्या चीज़ है, तो उसने बोला देखिए बिटकॉइन है। और ये उस टाइम ज़ेप्पे की ऐप होती थी। जी 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 जी। तो ज़ेप्पे के अंदर देखिए होती है और ये इसमें आप बाय कर सकते हो। मैं कहा नहीं वो ठीक है क्या? बोलता यार ये समझ ले डिजिटल आजकल नई चीज़ आई है। वो मुझे बहुत ज़्यादा समझा नहीं पाया, बट मैंने कहा, मेरा एक पहला रिएक्शन था ये था कि पोंजी स्कीम है। ये इस तरह की चीज़ें मार्केट में बहुत आती हैं, ये पैसा लेके चली जाती हैं। जी जी जी। इससे दूर रहे और मुझे आज के बाद इसकी बात मत करियो। मैं कहा तू कितना इन्वेस्टेड है भाई? तो बोलता भाई मैं तो 8-10 हज़ार इन्वेस्टेड हूँ। मैं कहा ठीक है, इतना तूने रिस्क ले लिया। कह रहा तू भी कर ले। मैं कहा ना, मैं इतना भी नहीं है कि इट इज़ नॉट इवन वर्थ कि मैं इसमें 2 रुपये भी लगाऊँ। भाई इत्तेफाक से वो दोस्त मेरे साथ 1-2 दिन रहना था, तो फिर मेरे को उसने फाइनली कन्विंस किया कि यार देख, उसने एक वीडियो भेजा मेरे को। ओके। वो वीडियो उस टाइम ज़ेप्पे का जो फाउंडर था उसका था वो। ओके। और उसने उस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था हिस्ट्री ऑफ मनी, लेजर, ये सब चीज़ें। ओके ओके। और अल्टीमेटली वो फाइनेंशियल सिस्टम में बिटकॉइन कहाँ फिट होता है, जी। बिटकॉइन क्या है और कहाँ से शुरू होता है। लेकिन वो उसका वीडियो आज भी मेरे दिमाग में इम्प्रिंट है कि उसने वो वहाँ से शुरू किया कि हिस्ट्री ऑफ मनी क्या है, लेजर क्या है, बार्टर सिस्टम क्या है और कैसे। वहाँ से मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट जगा और इंटरेस्ट जगने के बाद फिर मैंने कहा भाई है कुछ तो है। और मैं फिर रैबिट होल में चला गया। मैं काफ़ी स्टडी किया उस पर, स्टडी करके एक चीज़ कन्विंस हो गया मैं कि दिस इज़ गोइंग टू स्टे। एंड फिर उसके बाद मेरे से गलती हुई कि फोमो करने के बाद, जो कि मैं लोगों को एडवाइस करूँगा, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एडवाइस करूँगा। इनफैक्ट ये ना सिर्फ क्रिप्टो बट ओवरऑल, कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जनरली आप लोन्स लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जब डेट लेती है वो अलग चीज़ है, लेकिन एक इंडिविजुअल क्या होता है जब वो लोन लेता है तो वो ये नहीं सोचता कि मैंने 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए का लोन जो ले रहा हूँ उस पर इंटरेस्ट देके वो काफ़ी बड़ी रकम हो जाती है 2 साल 3 साल के बाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट सारी उतनी रिटर्न दे। मार्केट के अंदर ब्लैक स्वान इवेंट होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्रिप्टो के लिए नहीं, ओवरऑल भी। ओवरऑल सर। मैंने लोन लिया, लोन लेके मैंने वो आपने भी लोन लिया था? हाँ, मैंने लोन लिया। मुझे फोमो हो गया।
और मुझे लगा कि यार मुझे ये समझ में आ गया था कि इसका पोटेंशियल बहुत है, ये बढ़ जाएगा और काफ़ी बढ़ेगा। इनफैक्ट मेरी स्टडी यहाँ तक कहने लगी कि ये कॉरपोरेट जगत के अंदर इसको कंपनीज अडॉप्ट करेंगी, बहुत सारे लोग इसको करेंगे इन्वेस्ट। उस स्टडी ने मेरे को ये, और उसके जो टेक्निकल था, ज़्यादा समझ तो उस टाइम नहीं आई थी, लेकिन बेसिक समझ में आ गया था। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डबल स्पेंडिंग क्या है, डिसेंट्रलाइज पेमेंट नेटवर्क की ज़रूरत क्यों है, क्रिप्टोग्राफी क्या है। क्रिप्टोग्राफी उस टाइम भी एग्जिस्ट करती थी क्योंकि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड तो उस टाइम भी थे 2017 में। तो पता लगा कि अच्छा इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वही है जो टेक्नोलॉजी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड क्रिप्टोग्राफी, अगर आप उसको डिजिटल मनी को यूज़ कर रहे हो तो सिमिलरली डिजिटल एसेट बन रहा है क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से। जी। तो समझ में आ रहा था कि भाई ऐसा ही, ये कुछ ना ऐसा नहीं है, हल्के में लेने का नहीं है कोई, ये वो नहीं है कि कुछ भी। और उसका टेक्निकल पेपर था 9 पन्नों का। फिर ये भी हुआ कि सतोशी नाकामोटो कौन था, मतलब वो एक मिस्टीरियस कहानी मुझे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट करती चली गई। तो वहाँ जब डॉट्स को कनेक्ट करा तो समझ में आ गया कि दिस थिंग इज गोइंग टू स्टे। तो बस वो लोन लेके उसमें इन्वेस्ट किया, और लोन लेके इन्वेस्ट करने की गलती हुई कि फिर उस समय में एक पॉन्जी स्कीम थी। अब आती है पॉन्जी स्कीम। तो एसेट में कोई गलती नहीं थी, ठीक है, एसेट आपने सही बाय किया था, लोन लिया वो गलत किया, नंबर 1 गलती लोन। उसके बाद आपने एसेट को बाय किया, एसेट के अंदर पोटेंशियल था, एसेट आज हम देख ही रहे कहाँ पहुंच गया। जी। लेकिन उस समय बैड एक्टर्स मार्केट में घूम रहे थे। सोचिए आज का दौर जब रेगुलेशन आज भी क्लियर नहीं है, उस जमाने में तो रेगुलेशन वो बात ही नहीं करता था। तो लेकिन उस जमाने में एक आदमी बहुत एक्टिव था, वो था जो उस जमाने का डिजिटल डकैत। जो डिजिटल डकैत होते हैं, जैसे आज आप डिजिटल अरेस्ट समझते हो, उस जमाने में होते थे डिजिटल डकैत। डिजिटल डकैतों को ये पता था कि मार्केट में ये काम की समझ लोगों को है नहीं, लेकिन उनको पता था कि इसका पोटेंशियल उनको भी पता लग गया था। वो क्या करते थे, जब कोई आदमी इसमें इन्वेस्ट करता था फिर उसको अपने चैनल के थ्रू वो करते थे कि भाई हम इसको डबल कर देंगे 18 महीने में, 20 महीने में। तो उस जमाने में फिर किसी एक पर्टिकुलर स्कीम में फिर वो आप भी फंस गए उसमें। हाँ, पॉन्जी स्कीम में। मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग। और उस जमाने में वो फिर कंपनी भाग गई, एंड उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। मेरे ऊपर EMI का फिर लोड पड़ गया। एक नौकरीशुदा मैं आदमी, फिर मैं EMI भरता रहा, और इधर से बिटकॉइन बढ़ने लग गया। तो दुख इस बात का भी होता था कि यार पकड़ा तो सही था, एसेट सही था। एग्जैक्टली एसेट सही पकड़ा था। सही है। और मेरी स्टडी ठीक थी, बिल्कुल। एसेट में कोई गड़बड़ी नहीं थी, आज भी नहीं है। आप देखिए ना इंडस्ट्री कहाँ पहुंच गई। राइट। मेरी जो गलती ये थी कि एक लालच, और वो भी लालच भी मेरा सेल्फ ड्रिवन नहीं, किसी ने भाई गले में हाथ डाल के कन्विंस कर दिया। और वो जनरली घर का बहुत ही करीबी या दोस्त यार ये होते हैं। उसने भी जानबूझ के नहीं फंसाया, लेकिन आप फंस गए। वो फंस गए, दैट इज ओके, अब पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन ये कोई मेरी कहानी नहीं है, बहुत लोगों का ये जिंदगी में हर एक की जिंदगी में एक बार ऐसा होता है कि जनरली उससे वो गलत उसका दोस्त यार या भाई भतीजा चाचा कजन अनइंटेंशनली फंस जाते हैं। आप ऐसी स्कीमों में पैसा लगा देते हो। और ये क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओवरऑल भी आप इन्वेस्ट कर देते हो। बिल्कुल। सो पहली गलती लोन नहीं लेना। दूसरी गलती, क्योंकि लोन पहली गलती नहीं, लोन नहीं सर, पहली गलती फोमो में नहीं पड़ना, फिर लोन नहीं लेना। और लोन लेने के बाद आप जब किसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो, ब्लैक स्वान इवेंट आ सकता है। तो जरूरी नहीं कि वो एसेट क्लास भाग जाएगी, नहीं। मेरे केस में तो कंपनी भाग गई ना, पॉन्जी स्कीम थी, वो भाग गई, कंपनी साफ हो गई। और मैं EMI का लोड दे रहा हूँ और विद इंटरेस्ट कितना पैसा दिया। और इधर से इंडस्ट्री जिस एसेट को सही समझा था वो एसेट सही निकली। तो वो जो पेन डबल था। राइट। फिर मेरी कहानी ये थी कि वहाँ से फिर मैंने लीगल जब ऑप्शंस इवैल्यूएट करना शुरू करे अपने पैसे की रिकवरी की, कंपनी में केस डालने के लिए। तो मेरी मुलाकात एक वकील से हुई जो कि अल्टीमेटली मेरे को फाउंडर बने। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी पहले तो संतावना दी। बोला देखो यार, ये इंडस्ट्री में तुम्हारा फैसला सही था, लेकिन जो वो पॉन्जी स्कीम में वाला जो मामला था उसमें कोई, ये समझ लो ये पैसा आएगा नहीं तुम्हारा, केस चलते चले आएंगे, सब होता रहेगा, उसको हम लड़ते रहेंगे। लेकिन अब तुम इस जो तुम्हारा ये डिप्रेशन वाला एंगल में देख रहा हूँ तुम्हारे अंदर, एक मायूसी देख रहा हूँ, इससे निकलो। उन्होंने मुझे उस
मायूसी से निकाला और बोला तुम मायूस मत हो, अभी नॉट एवरीथिंग इज लॉस्ट, तुम कुछ ऐसा करो ना यार कि ऐसा और लोगों के साथ ना हो, जस्ट ट्राई टू फाइंड योर पर्पस। शायद तुम्हारे साथ ये इसलिए हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, और सोचो ये इंडस्ट्री में कितना बड़ा होगा तो कितने लोग इसमें ऐसे और फंसेंगे। तो हम दोनों ने फिर एक मिशन के तौर पे एक चीज़ शुरू की जिसका नाम था क्रिप्टो कानून। ओके। तो क्योंकि वो लीगल के एक्सपर्ट थे, मैं क्रिप्टो की समझ थी, हम दोनों साथ हुए। हम दोनों ने कहा कि यार एक काम करते हैं, लेट्स फाइट इट आउट विद बैड एलिमेंट्स, हम उनको उजागर करेंगे, परफेक्ट, लोगों को गाइड करेंगे लीगली। इसका जो इवैल्यूएशन हो रहा है, क्योंकि लोग लीगली उस टाइम में डरते बहुत थे जी 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 जी, कि यार कि जैसे कोई चोरी हो गया, तो जो बैड एलिमेंट्स थे ना उनको ये पता था कि जिसके साथ चोरी करेंगे वो पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा। हाँ, राइट, क्योंकि पुलिस को जाके एक्सप्लेन क्या करेगा, पुलिस वाले को समझ में क्या आएगा भाई। 2017 में बिल्कुल सही बात आज तो लोगों को समझ में आता है, आप किसी पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम के आप जाएं, वो आप इतने एक्सपर्ट हैं, उनको सब पता है, वो आप उनको एक्सप्लेन करने से पहले वो आपको एक्सप्लेन करें देंगे। ठीक है। अब हम बहुत आगे आ चुके हैं, लेकिन वो एक जमाना था कि लोग डरते बहुत थे। जी। तो रिपोर्ट कहाँ करें? जैसे मैं भी जब उनके पास गया, वकील साहब के पास, बोले यार इसको FIR कराना, इसको लड़ना, इस केस को परस्यू करने में ही बहुत दिक्कत पेश आएगी। हम करेंगे, लेकिन मेंटली आप प्रिपेयर होके चलो कि व्हेन दी ग्राउंड लेवल पे आप जब समझ नहीं होगी तो इसको केस को परस्यू करना कितना डिफिकल्ट होगा, जजेस तक को समझाना। तो हमने कहा यार लेट्स एक काम करते हैं, क्रिप्टो कानून शुरू करते हैं। एक तो इस तरह की जितनी स्कीम्स हैं उनको उजागर करते हैं, बिल्कुल, और दूसरा जो लोगों को अगर किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो उसको कैसे तरीकों से क्या लेना चाहिए उसको। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया सर। प्लस कंपनीज को भी सपोर्ट मिलेगी। हम कॉर्पोरेट लेवल पे भी सिखाने लग गए बिल्कुल कि अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो हाउ दे शुड कम आउट ऑफ इट। सो दैट प्लेटफॉर्म बिकेम काइंड ऑफ वायरल। वेरी नाइस, बिकॉज एक जब होता है क्या कि जिंदगी में हमेशा याद रखिए, जब काम आप बड़े पर्पस के लिए करते हैं जिसमें सोसाइटी का एज अ होल फायदा हो रहा होता है, तो फिर वो काम चलने लगता है, सारी कायनात सपोर्ट करती है आपको। तो वो वायरलिटी पे आ गया, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। उसके ओपिनियंस और उसके जो थॉट्स थे पूरी दुनिया में अखबारों में छपने लगे। वेरी नाइस। क्योंकि जो वकील साहब थे, जो मेरे को फाउंडर थे मोहम्मद दानिश, उन्होंने उसके ऊपर ओपिनियन पीसेस लिखे, बहुत सुंदर, और जो कि पॉलिसी मेकर्स तब तक पहुंचते थे। उसके बाद वहाँ से ओपिनियंस जो हैं वो अखबारों में डिस्कस होने लगे, सोशल मीडिया पे वो आने लगे, फिर पॉडकास्ट शुरू किया, पॉडकास्ट वायरलिटी पे गया, और अल्टीमेटली हम एक ऐसे लेवल पे हो गए कि फिर जो क्रिप्टो कानून है वो एक टैक्स प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कॉइनेक्स। वेरी नाइस। तो आज उसके थ्रू कॉइनेक्स ने क्रिप्टो कानून को टेक ओवर कर लिया। फिर आज जो कॉइनेक्स है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई भी नॉर्मल आदमी बिना किसी परेशानी, बिना किसी हासिल के अपना क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेट कर सकता है, सिर्फ कुछ बटन्स दबा के। वेरी नाइस, वेरी ऑटोमेटिकली आप अपनी एक्सचेंज की APIs को उस ऐप से कनेक्ट करिए, वो आपके पिछले कई सालों का डेटा उठा के उसकी रिपोर्ट निकाल के आप उसको प्रिंट आउट लो, टैक्स उसमें कैलकुलेट होके आएगा, जमा करो और अपना सबमिट करो। तो उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को भी आसान हो गया, टैक्स डिपार्टमेंट को आसानी हो गई, एक आदमी को भी हो गया कि यार मेरा टैक्स कितने इजीली कैलकुलेट हो गया, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। तो ये यहाँ तक की जर्नी थी। तो आई थिंक दिस शुरुआत जो थी वो कहाँ से हुई और अल्टीमेटली कहाँ पहुँचे। लेकिन फिर मिशन आज भी, जो मेरा मिशन ये है कि इसके अराउंड जो भ्रांति है, एक उसमें क्लैरिटी है, ना सिर्फ रिटेल बल्कि पॉलिसी लेवल पे। परफेक्ट। कि अगर जो हम एज अ गवर्नमेंट, एज अ ब्यूरोक्रेट, अगर कोई पॉडकास्ट को या हमारे थॉट्स को सुन रहा है तो उनको एक क्लैरिटी आए कि अच्छा ये इस इंडस्ट्री के अंदर हो क्या रहा है। यही ऑब्जेक्टिव था पहले भी और आज भी ये ऑब्जेक्टिव है कि रिटेल, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिसी लेवल पे जो लोग डिसीजन मेकिंग है उनका एक थॉट प्रोसेस और एक नज़रिया बदले, एंड वी कैन हैव अ ब्रॉडर डिस्कशन अराउंड इट कि कैसे ये देश के लिए एक अच्छी चीज़ है, और जिसको हम अभी पॉडकास्ट में ऑब्वियसली आगे डिस्कस करेंगे, और कैसे ये हेल्प कर सकता है हमारी इकोनॉमी को और कंट्रीब्यूट कर सकता है। बिल्कुल। हाँ इश्यूज हैं, हाँ चैलेंजेस हैं, और वो नई टेक्नोलॉजी के साथ रहते हैं,
कोई भी नई बिल्कुल चीज सर। आती है तो उसके साथ Definitely। चैलेंजेस भी आते व्हाट्सएप के साथ चैलेंजेस हैं सर। हैं व्हाट्सएप के साथ आज स्कैम हो रहे हैं, व्हाट्सएप पे हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहा है और मोबाइल फोन में सब स्कैम हो रहे इंटरनेट हैं। के थ्रू बिल्कुल सर, बिल्कुल हर जगह है सर। तो टेक्नोलॉजी हमेशा डिबेट के साथ आती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल कभी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं आती कि वो अच्छी ही है। बिल्कुल सर। जब प्रिंटिंग प्रेस आई थी तो राजा को घबराहट हुई थी कि मेरे खिलाफ कोई ऐसा तो नहीं कि इससे कुछ चीजें छप के वो मार्केट में चली जाएंगी। मार्केट हो जाए मेरी। जब बिजली की तार आई थी तो लोगों ने बोला अरे कैसी बातें कर रहे हो, लोग मरेंगे करंट से। जब सबसे पहले गाड़ी आई थी बिल्कुल सर, बिल्कुल तो बोला था कि भाई वो बहुत लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और एक्सीडेंट में करोड़ों लोग मरेंगे। जब एंटीबायोटिक्स आई थी, जब इंजेक्शन का सिरिंज आया था तो कोई लगाने नहीं जाता था, अरे भाई इससे छेद हो जाता है बॉडी में। ठीक है, तो अंडरस्टैंड, मतलब हर टेक के साथ हमेशा उसका क्रिटिसिज्म पहले आता है, डर पहले आता है, क्योंकि डर किस चीज का होता है? जो चीज हमने नहीं देखी नहीं है। हम कंफर्टेबल उसी चीज से होते हैं जिसको हम एक्सपीरियंस कर चुके होते बिल्कुल सर, हैं। बिल्कुल। अननोन का हमेशा डर होता है। तो आज इस टेक को अननोन का डर है, और उस डर को मैं नहीं कहता कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, और ये डर खत्म कैसे होता है? जब डर हमेशा स्टडी से होता है। जब आप उसके अराउंड स्टडी करते हैं, उसकी चीज़ों को स्टडी करते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, डिस्कशंस करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, टेक्स्ट को पढ़ते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट हो चुका है, देन यू कम ऑन टू अ कंक्लूजन कि अच्छा अब हमें क्या करना है। अब क्या करना है? सही है सर, परफेक्ट परफेक्ट। सर सबसे पहले बताइए लेमन टर्म्स में क्रिप्टो है क्या? राइट संतोष जी, तो क्रिप्टो को आप इस तरीके से समझिए कि थोड़ा हिस्ट्री को अगर आप इवैल्यूएट करें तो हिस्ट्री में हमेशा से दो चीज़ों की बड़ी इंपॉर्टेंस रही, एक लेजर और एक मनी। बिल्कुल सर। ठीक है, इंसानियत बार्टर सिस्टम पे थी। ठीक है, बार्टर सिस्टम के बाद मेटल्स आए। ठीक है, मेटल्स के बाद आपके गोल्ड और ये सारी चीज़ें मेटल्स आए। तो शुरू से क्या था कि इंसान को हमेशा एक ज़रूरत रहती थी कि मनी की और लेजर की। बिल्कुल ठीक है, और लेजर बेसिकली क्या है कि उसमें आदमी अपना हिसाब किताब मेंटेन करता था, सब लोग। ठीक है, और आज उसके बाद अगर हम देखें तो लोग उस लेजर को मेंटेन करने के लिए उस लेजर की करेंसी चाहिए होती थी। बिल्कुल सर। ठीक है, जैसे आज अगर हम इंडिया में लेजर को मेंटेन करते हैं तो INR में करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक ज़माना था जब हम लेजर को जब मेंटेन करते थे तो वो सिक्कियों में करते थे, समुद्र की या मोर के पंख में करते थे, कौड़ियों में करते थे। राइट, फिर मेटल्स में करने लगे। तो काफ़ी समय तक अगर हम देखें, अगर हम पास्ट में जाके देखें तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मनी जो रही, जो इवॉल्व हुई, वो गोल्ड ने गोल्ड को ताज मिला वो। क्योंकि अगर आप देखो लंबे समय तक सरवाइव जो की, और आज भी जो सरवाइव करती है वो गोल्ड। बिल्कुल। अब अगर आप देखो तो गोल्ड को बेसिकली क्या हुआ कि गोल्ड को ना बेस बना के, जब गोल्ड मार्केट के अंदर गोल्ड की ना कुछ इश्यूज थे, और गोल्ड के इश्यूज जो में से एक मेजर इशू ये था कि गोल्ड को ले जाना, पोर्टेबिलिटी नहीं है। राइट। उसको ले जाना, उसको छोटे डिविजिबिलिटी नहीं है कि अगर उसको छोटे पीस में बांटना उसको, तो इससे इकोनॉमी स्केल नहीं हो रही थी। बिल्कुल। राइट, तो इसमें क्या हुआ कि अगर लोगों को ट्रेड करना होता था, किसी को अंडमान जाना है, किसी को गुवाहाटी जाना है, किसी को दूसरे आइलैंड पे जाना है, तो वो क्या करता था कि जो बड़े बड़े साहूकार होते थे उनके पास गोल्ड रखते थे लोग, गोल्ड की एक रिसीट लेते थे और उस रिसीट को लेके मार्केट में टहलते रहते थे। क्योंकि अगर वो रिसीट मैंने आपको दे दी और उसमें लिखा है कि अच्छा ये किस साहूकार की है, तो आपको श्योरिटी के यार मैं उस साहूकार के से जाके गोल्ड ले लूंगा। ये रसीदें बहुत टहलने लगी और जो गोल्ड था वो एक जगह पे एक्यूमुलेट होने लगा। ठीक है, और मार्केट में रिसीट्स ट्रैवल करने लगी। ये रिसीट्स बेसिकली एक फॉर्म ऑफ मनी अगेन इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हिस्ट्री ऑफ मनी अगर हम देखें तो इस तरीके से मनी इवॉल्व हुई, और मनी को इवॉल्व होते होते फाइनली वो रिसीट्स जो कि पेपर करेंसी है उस फॉर्म में आई। ठीक है, इस पेपर करेंसी की जो बैकिंग थी, राइट, तो वो हमेशा से आपकी गोल्ड रही। 1971 में वो बैकिंग खत्म हो गई। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड हट गया। फिर हमारा जो आज जो पेपर करेंसी है, ठीक है, वो अगर हम देखें पूरी दुनिया में उसकी बैकिंग गोल्ड नहीं है। हाँ, पूरी दुनिया में जो सरकारें हैं वो अपने रिजर्व्स में रखती हैं, गोल्ड रखती हैं, फॉरेन एक्सचेंज रखती हैं टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, लेकिन वो इतना नहीं होता है जितनी मनी इन सर्कुलेशन होती है। राइट। 1971 तक ये होता था कि जितनी मनी इन सर्कुलेशन है उतना आपके पास गोल्ड भी होना चाहिए। लेकिन अब ये कि अब हर सरकार का अपना है कि वो जितना रखेंगे उतना अच्छा है।
राइट। तो बेसिकली क्या है कि इस तरीके से मनी इवॉल्व हुई, और मनी इवॉल्व होने का मतलब ये है कि लेजर और करेंसी जो उस लेजर को मेंटेन करती थी वो इवॉल्व हुई। क्रिप्टो बेसिकली ये बताया जा रहा है जो कि एक जिस तरीके से लेजर्स इवॉल्व हुए और वो आके अभी तक फियाट करेंसी तक थे, मतलब जो पेपर करेंसी तक थे, आने वाले समय में जो लेजर है वो भी ट्रांसफॉर्म हुआ है और मनी भी ट्रांसफॉर्म हुई। वो कैसे? बेसिकली क्या है कि जब सतोशी नाकामोटो करके एक व्यक्ति था, उसने एक वाइट पेपर, एक श्वेत पेपर, एक टेक्निकल पेपर 2008 में रिलीज किया, और बेसिकली कोई नहीं जानता वो कौन था। एक साइफर पंक्स की एक मेलिंग लिस्ट थी, जैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उस जमाने में साइफर पंक्स होते थे। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जी याद है? तो ये जो साइफर पंक्स होते हैं, बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझ ली कि ये नर्ड्स होते हैं, टेक्नोलॉजी नर्ड्स होते हैं ना। तो उसने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस पे माना ही जाता है कि ये जैसे चिंता का विषय बना पूरी दुनिया में। तो एक तरह का वहाँ पे भी डिस्कशन हुआ होगा उस टेक्नोलॉजिकल ग्रुप में कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो फिगर आउट ये हुआ कि यार ये इस वजह से हुआ कि बबल बनता गया। बेसिकली बबल ये बनता गया कि भाई एक्सेस मनी प्रिंटिंग हुई, और मिसमैनेजमेंट है सेंट्रल बैंक्स की और चीज़ों की। तो ये जो इस बबल को फ्यूचर में रोकने के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं हमें एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम की ज़रूरत है, राइट। तो ऑब्वियसली इतना आसान तो होता नहीं है, तो उसने एनोनिमस रखा अपने आप को, ठीक है, और उसने एक श्वेत पेपर रिलीज किया। ऑब्वियसली उसमें किसी ने शुरू में बिलीव नहीं करा 2008 में, तो वो श्वेत पेपर रिलीज किया 2008 में, और अल्टीमेटली 2009 में पहली बार वो ब्लॉकचेन स्टार्ट हुई, मतलब जनवरी के अंदर। तो जब ब्लॉकचेन स्टार्ट हुई तो कुछ लोगों ने उसके अंदर बिलीव करना शुरू किया, लोग उसमें जुड़ते चले गए, और वो धीरे धीरे इतने लोग जुड़ गए उस सिस्टम पे। तो बेसिकली वो श्वेत पेपर था कि जो करंट फॉर्म ऑफ 2008 से पहले जो लेजर्स हैं वो सारे सेंट्रलाइज थे, सारे पेमेंट नेटवर्क सेंट्रलाइज थी, और सारा जो मॉनेटरी सिस्टम था वो सेंट्रलाइज था। और जब कोई चीज सेंट्रलाइज होती है तो उसके अंदर मैनिपुलेशन या उसके अंदर गड़बड़ी या उसकी जो ट्रांसपेरेंसी की ट्रांसपेरेंट ना होना, कुछ चंद लोगों के हाथ में होना, तो ये पब्लिक के डोमेन में ना होना, उसके अंदर गड़बड़ी नहीं पकड़ी जा सकती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमी के अंदर। बिल्कुल सर। तो उसने ये श्वेत पेपर लाके और फिर पहली बार उसने ये बिटकॉइन को शुरू करके एक डिसेंट्रलाइज पेमेंट नेटवर्क की शुरुआत करी। ठीक है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि आपने, क्योंकि आप खुद फाइनेंस की दुनिया से हैं, तो आपको पता है कि डबल लेजर एंट्री सिस्टम चलता है और आज भी चलता है जी। तो एक तरीके से पहली बार ट्रिपल लेजर एंट्री सिस्टम का इंट्रोडक्शन भी हुआ। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इसमें यूज हुआ। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्चुअली में एक इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ लेजर है, राइट। जो करंट लेजर है वो डबल एंट्री लेजर सिस्टम है। ब्लॉकचेन एक ट्रिपल एंट्री लेजर सिस्टम है जिसका इंट्रोडक्शन हुआ। बिटकॉइन की शुरुआत हुई, एक डिसेंट्रलाइज पेमेंट नेटवर्क की शुरुआत हुई। डिसेंट्रलाइज पेमेंट नेटवर्क का मतलब एक बहुत लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आज आपको सपोज यूएस में पैसे भेजने हैं, ठीक है, तो आपका एक सेट पेमेंट स्टैंडर्ड है कि आपको पहले जाना अपने लोकल बैंक, आपका लोकल बैंक आपसे फॉर्म भरवाता है, सब पीछे कहाँ पे कैसे कौन किसके क्या, जी, सारी फिर वो जो बैंक है वो स्विफ्ट नेटवर्क पे अपना जाता है। स्विफ्ट नेटवर्क उधर उस शहर के लोकल बैंक को कांटेक्ट करता है और फिर वो लोकल बैंक उसके पेमेंट में करता है। तो एक लंबी ट्रेल है, इंटरमीडियरीज हैं। तो और ये जो इंसान के जो ट्रेड करने की जो जरूरत है, इसमें 3-4 लोग मिलके वो आपके पैसे को वहां तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इंटरमीडियरी फ्री में काम करेगा? नहीं करेगा, चार्ज लगेगा, नहीं करेगा ना। तो जब वो फ्री में काम नहीं करेगा तो आपके हर वक्त ये जो पैसे जो चार्ज होते हैं, तो ये सेंट्रलाइज मॉनेटरी सिस्टम लेते हैं। करते क्या है, एक अकाउंट डेबिट करते हैं, दूसरे का क्रेडिट करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हिसाब किताब मेंटेन करते हैं। बिल्कुल। हिसाब किताब मेंटेन करने के वो चार्जेस लेते हैं और वो चार्जेस काफी हेफ्टी होते हैं, ठीक है। और उसमें पेमेंट में टाइम भी लगता है और माइक्रो पेमेंट नहीं कर सकते। आपके भाई को $25 का टिफिन खाना है पेंसिल्वेनिया में, सही है। क्या आप उसे $25 आज भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते हैं सर, नहीं भेज सकते, क्योंकि माइक्रो पेमेंट भेजना फीजिबल ही नहीं है। सो बेसिकली ये कठिनाइयां थी। तो सतोशी नाकामोटो जो व्यक्ति था उसने कहा एक तो ये कठिनाई है, दूसरा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तीसरा कि एक सेंट्रलाइज इकोसिस्टम के साथ साथ एक डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम होना चाहिए जो कि पब्लिक डोमेन में होना चाहिए।
तो उसने इसकी शुरुआत करी, जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे कि पब्लिक डोमेन का मतलब क्या है और वो क्या है। मैं ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता, बट फिलहाल समरी में मैं इतना बोलूँगा कि क्रिप्टो बेसिकली एक तरीके का नया लेजर सिस्टम है। ठीक है, पहले जितने लेजर्स थे फाइनेंस के वो सेंट्रलाइज थे। क्रिप्टो एक नया लेजर सिस्टम है जिसमें क्रिप्टोग्राफी यूज होती है। क्रिप्टोग्राफी वो तकनीक है कि आप जो क्रेडिट कार्ड्स में या बैंकिंग सिस्टम में भी यूज होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी क्या करती है, आपके नॉर्मल जो मैसेजिंग या नॉर्मल टेक्स्ट को कोडिफाई कर देती है। जैसे अगर मैं आपको आई लव यू बोलूं, आई लव यू संतोष भाई, तो आई लव यू संतोष भाई डी कोड में कन्वर्ट पहले एनक्रिप्ट होगा, एनक्रिप्ट होगा, हाँ, उसके बाद डिक्रिप्ट होगा, फिर वो डिक्रिप्ट होगा। बिल्कुल से बिल्कुल। तो ये एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन से पूरी दुनिया का फाइनेंस चल रहा है। तो ये क्रिप्टोग्राफी का ही यूज जो है इसमें भी हो रहा है। ओके, परफेक्ट। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्या वजह है? कोई गलत काम करना चाह रहा था सतोशी नाकामोटो? नहीं, उसने कहा 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, उसने कहा कि मैं प्रपोज करता हूं कि एक डिसेंट्रलाइज मॉनेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन करता हूं जो पब्लिक डोमेन में हो, जो ट्रांसपेरेंट हो और फुल प्रूफ हो, लोग मिलके चलाएं। आर यू गेटिंग मी? और एक ट्रिपल लेजर एंट्री का पहली बार इतिहास में इंट्रोडक्शन हुआ। ट्रिपल लेजर एंट्री की भी बात कर लेते हैं। डबल लेजर एंट्री में अगर मैंने संतोष भाई को पैसे भेजे, 100 रुपए मैंने भेजे, तो मेरा 100 रुपए डेबिट होगा, आपका क्रेडिट होगा। ठीक है, यही होता है, एवरी डेबिट हैज इक्वल क्रेडिट है। ठीक है, तो ये डबल लेजर एंट्री सिस्टम हुआ। तो इसमें दो लोगों के अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, एक डेबिट हो रहा है, क्रेडिट। ट्रिपल लेजर एंट्री सिस्टम कुछ नहीं है, डबल लेजर एंट्री सिस्टम का एक एक्सटेंशन है कि एंट्री मेरे भी हो रही है, आपके भी हो रही है, और एक और लेजर में हो रही है जो पब्लिक डोमेन में है, वो रिकॉर्ड कर रहा है सब। ट्रांसपेरेंसी, परफेक्ट। जब कोई चीज पब्लिक डोमेन में है और उसमें कोई संतोष भाई के चेंज करना चाहेगा, नहीं कर सकते हम, तो जैसे ही वो करना चाहेगा वो एंट्री दिख जाएगी, पब्लिक डोमेन में दिख जाएगा, पब्लिक को पता चल जाएगा। जब पब्लिक को पता लग जाएगा तो क्या होगा, अलर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब अलर्ट हो जाएगा तो मैनिपुलेशन खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि 2009 से आज तक 125 ट्रिलियन US$ उस पर मूव कर चुके हैं, एरर फ्री एंड विदाउट एनी सिंगल मनी गेटिंग हियर एंड देयर। परफेक्ट सर। एरर फ्री ट्रांजैक्शंस 125 ट्रिलियन सेटल्ड। अकाउंट्स में एक चीज होती है फिनैलिटी एंड सेटलमेंट, फाइनली सेटल्ड ऑन द लेजर्स। परफेक्ट सर, परफेक्ट। इट्स अ ह्यूज थिंग। सो दिस इज क्रिप्टो। वेरी नाइसली एक्सप्लेन भाई। आप बताइए कितने टाइप की क्रिप्टो होती है सर? देखिए, जैसे ये इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, सबसे पहले जो आया था वो था बिटकॉइन। ठीक है, 2009 में आया, 2008 में पेपर आपका वाइट पेपर आया, 2009 में ब्लॉकचेन शुरू हो गई काम करना शुरू। तो सबसे पहले आया बिटकॉइन। ठीक है, बिटकॉइन ने क्या करा, बिटकॉइन ने सिंपल ही करा कि भाई ये एक डिसेंट्रलाइज पेमेंट नेटवर्क है, इसमें कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वैल्यू ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, बिना किसी सेंट्रल एंटिटी के, मतलब आपको किसी भी बैंक या सेंट्रल आदमी पे, थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंस नहीं की जरूरत नहीं है। आप ब्लॉकचेन के ऊपर वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हो और वो पैसा पहुंच जाएगा बिना किसी सेंट्रल एंटिटी के, बिना किसी एक व्यक्ति के डिपेंडेंस के ऊपर। तो ये उसने प्रपोज किया। अब ये बेसिकली एक तरीके का लेजर ही है कि लेजर के अंदर एक व्यक्ति अपने लेजर से दूसरे के लेजर में ट्रांसफर कर सकता है, वो लेजर के अंदर दिखेगा। क्या भेज सकता है? बेसिकली मैंने कहा ना कि लेजर बिना उस लेजर के मनी के क्या है, अधूरा है। सही है। लेजर और मनी का क्या है, चोली और दामन। ये हाँ, बिल्कुल। बिना मनी के लेजर क्या है? सही है। और लेजर में, सो बेसिकली ऑल मनीज आर लेजर। सही है, राइट। सही है। तो मनी क्या है? मनी एक लेजर ही है। तो मनी और लेजर, तो अगर आपको बिटकॉइन का नेटवर्क यूज करना है या बिटकॉइन का लेजर यूज करना है तो आपको करेंसी क्या चाहिए? बिटकॉइन ही चाहिए। जैसे कि वही वाली बात हो गई कि स्विफ्ट नेटवर्क अगर यूज करना है तो INR से यूज करना है यार संतोष भाई। बिल्कुल। कर पाओगे क्या स्विफ्ट नेटवर्क? सही है, सही बात है। स्विफ्ट को यूज करने के लिए डॉलर चाहिए। बिल्कुल, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना भाई। पेटीएम को यूज करने के लिए डॉलर हो चला लोगे? नहीं चला सकते। पेटीएम को यूज करने के लिए क्या चाहिए? INR चाहिए। तो बिटकॉइन के लेजर को यूज करने के लिए क्या चाहिए? बिटकॉइन चाहिए। अब हो क्या रहा है कि जब ये लेजर डिसेंट्रलाइज है और ये लेजर इतना रोबोस्ट है कि 125 ट्रिलियन मूव कर चुका है बिना एरर के। ठीक है, तो इसकी डिमांड बढ़ रही है।
राइट। तो जब उस लेजर की डिमांड बढ़ रही है और उस लेजर को यूज करने के लिए क्या चाहिए? बिटकॉइन चाहिए। तो यार लेजर की डिमांड बढ़ रही है तो यार बिटकॉइन की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि बिटकॉइन चाहिए। अच्छा, डिमांड क्यों बढ़ रही है ये भी मैं बता। भाई इससे पहले मैं छोटा सवाल पूछूंगा, बड़ा अभी एकदम से दिमाग में क्लिक किया, ये बिटकॉइन पैदा कहाँ से हो रहे हैं? बिटकॉइन पैदा कहाँ से हो रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन। जैसे कि ट्रेडिशनल फाइनेंस में, जब हम ट्रेडिशनल फाइनेंस में जाते हैं, हमने एक बैंक में गए, बैंक में हमने कहा कि साहब मेरे ये पैसे RTGS या NEFT कर दीजिए। ठीक है। उसने कहा कोई बात नहीं, कर देंगे। उसने आपके पैसे को RTGS NEFT कर दिया। जब उसने इतना एफर्ट किया RTGS NEFT करने के लिए, उसने एक डेबिट करा, पहले आपका अकाउंट देखा पैसे हैं, फिर उसने कहा कि ये अकाउंट जिसमें जाने हैं वो अकाउंट ठीक है, ठीक है, ओके, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, और 5 रुपये फीस ले ली और पैसे कहाँ जा रहे हो? पैसे देगा। आजकल प्राइवेट बैंक में पानी पिला देते हैं, चाय भी पिला देते हैं, बट जनरली पैसे भी लेते हैं। बिल्कुल। तो डिसेंट्रलाइज पेमेंट नेटवर्क बिना पैसे के चल सकता है? नहीं चल सकता, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम बिना इंसेंटिव के नहीं होता। बच्चा रोता है तो दूध मिलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। दुनिया में आते ही तो बिना इंसेंटिव के दुनिया नहीं चलती है। हर चीज में इंसेंटिव चाहिए। हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, कुछ इंसेंटिव है इसमें, ठीक है? सो बेसिकली क्या है कि जब बिटकॉइन का जो लेजर है, इसको ऐसे समझिए कि एक लेजर डे बुक होती है, किताब होती है मोटी सी, रेड कलर की कवर होता है, बिल्कुल। बही खाता। हाँ, बही खाता। बही खाता सबने देखा होगा। हाँ। बही खाते के अंदर एक पेज होता है, बिल्कुल सर। फर्रे होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हर फर्रे पे लाला जी को देखा है, वो स्केल से वो करते हैं, फिर अकाउंट बना रहे होते हैं, डेबिट क्रेडिट। तो बेसिकली उसमें लाला जी का एक अकाउंटेंट होता है, मुंशी या बैंक के अंदर क्लर्क्स होते हैं, कैशियर्स होते हैं, हर जगह यही होता है। आदमी वो एंट्री कर रहा होता है। तो बेसिकली जब वो एंट्री कर रहा होता है तो उसको बदले में मेहनताना मिल रहा होता है, सैलरी मिल रही होती है उसको। ब्लॉकचेन क्या है? वो समझिए कि एक बही खाता है, उसके अंदर जो अलग अलग पन्ने वो ब्लॉक्स हैं, राइट। तो एक ब्लॉक, उसके आगे दूसरा ब्लॉक, उसके आगे तीसरा ब्लॉक, उसके आगे चौथा ब्लॉक, ट्रेन का डब्बा समझिए। That's the reason it's known as blockchain. Blocks. Yes. Each block is a page in the Bhai Khata. समझ गया सर, समझ गया। That is why it is called blockchain. And each Bhai खाते में हर पेज का नंबर होता है। क्या ऐसा करते हो कि 2 नंबर पेज को छोड़ के 10वें नंबर पे सीधा जाके पहले 2 पे करते हो, फिर 3 पे करते हो, फिर 4 पे करते हो, जब उसका लेजर भर जाता है तो कंटिन्यू करते हो। समझ गया सर। सिमिलरली यहाँ पे एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड है। परफेक्ट। 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक। अब इनके ये ब्लॉक जो है ये पन्ने हैं उस बही खाते के, उसमें एक आदमी एंट्री कर रहा है, और जो इसमें एंट्री करता है उसका नाम है माइनर। वहां उसका नाम है कैशियर, यहाँ उसका नाम है माइनर। ये जब माइनर उसके अंदर एंट्री करता है तो इसको मेहनताना मिलता है। इसे बोलते हैं डेटा माइनिंग और बिटकॉइन माइनिंग। ये जो मेहनताना क्या मिलता है वो एंट्री कर रहा है, जो मेहनताने में उसे मिलता है वो क्या मिलता है? बिटकॉइन। और इसीलिए शायद मैंने कई जैसे कि इसको ऐसे समझिए सर, एक सेकंड, इसीलिए मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि बिटकॉइन की माइनिंग भी बढ़ती जा रही है। अब मुश्किल हो गया पैसे निकालना। अब तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। हाँ, एग्जैक्टली। अब इट इज नॉट इजी फॉर नॉर्मल कॉमन पीपल टू, बट जबकि करते अब भी हैं, बट अब प्रोबेबिलिटी बहुत वो हो गई, वो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी, अब लो प्रोबेबिलिटी है एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए वो करना। पहले लैपटॉप से माइन होता था। राइट। एक जमाने में 2009 में लैपटॉप से होता। जी। सो बेसिकली क्या है कि वो जो मेहनताना है उस माइनर को, अब आप ये मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, सर ये माइनर डिसाइड कौन करता है, एंट्री कौन करेगा? वहां तो बैंक डिसाइड करता है। डिसेंट्रलाइज जब वर्ड आ जाता है तो डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है संतोष जी? डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सपोज करो आप कह दो कि यार मेरी कंपनी आज से डिसेंट्रलाइज है, तो जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हर बंदा CEO है एंड कोई किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहा है, और सब मालिक हैं और सब फ्री हैं और सब एक दूसरे को देख रहे हैं। ये होता है प्योर डिसेंट्रलाइजेशन। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, लेकिन बिटकॉइन के नेटवर्क में ही पॉसिबल बना के दिखाया। कैसे होता है? अब क्योंकि बिटकॉइन मिल रहा है क्या करने पे? मेहनताने के रूप में, तो करने वाले इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे सर। हैं? बिल्कुल। तो क्या होगा? कोई किसी को रोक सकता है? नहीं। होड़ मची हुई है।
जब होड़ मची, जब इतने सारे लोग कैशियर की पोस्ट के लिए आ रहे हैं, तो बिटकॉइन का नेटवर्क बड़ा स्मार्ट है। वो सब ये सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर ये कोडिंग पहले से सतोशी नाकामोतो जो कोड बना के गया, जिसको आज मेंटेन करते हैं, वो कोड भी लोग मिलके मेंटेन करते हैं। तो उस कोड में ये लिखा है कि जैसे माइनर कैसे चूज होगा, माइनर को गेम खिलाएंगे, पजल देंगे, जो उस पजल को सॉल्व कर ले जाएगा। अगर तुम में दम है, पजल सॉल्व करो, माइनर बन जाओ। तो ये पजल क्या है? ये मैथमेटिकल पजल है। मैथमेटिकल पजल क्या कि मैंने बोला मैं एक मैथ्स का सवाल दे रहा हूं, अपने अपने मोबाइल निकाल लो और इसको सॉल्व करके दिखाओ। सब ने अपने मोबाइल निकाले और उस कैलकुलेटर पे गए, और किसी ने साइंटिफिक कैलकुलेटर था किसी के, उसने सॉल्व कर दिया। दूसरे वाला ने बोला यार इसका कैसे सॉल्व हो गया भाई इतना जल्दी? उसने बोला साइंटिफिक लेके आया। बोले भाई मंगा जरा मार्केट से 4। तो गेम जो है वो पजल मैथमेटिक्स की डाली जाती है, ऐसे थ्रो होती है डाइस, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जो पहले सॉल्व कर ले जाएगा वो कहेगा, हाथ खड़ा करेगा, मैंने कर दी। सबने बोला, चेक किया कि कर दी क्या इसने, इसका आंसर चेक करो। सबने रियल टाइम में आंसर चेक किया, बोले हाँ इसका ठीक है। उसने कहा हाँ भाई, उसने एक एंट्री करी। एंट्री क्या करी? लेजर के अंदर जो बहुत सारे लोग ट्रांजैक्शंस भेज रहे हैं, उसने वो उठाई, उठा के उसने लेजर पे डाली, एंट्री कर दी, उसको मेहनताने में बिटकॉइन मिल गया। लेजर के अंदर एंट्री फिक्स हो गई, परमानेंट। अब इसी में आपने सर एक्सप्लेन कर दिया कि कॉस्ट क्यों बढ़ रही है। वो ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं तो डिमांड और सप्लाई वाला शायद इशू हुआ यहाँ पे बिटकॉइंस की। हाँ, तो मैं इसको भी समझाता हूँ कि माइनर, गोल्ड का माइनर क्या करता होगा। साउथ कोई मैं कह दूं कि फला पहाड़ पे गोल्ड है, और 1 मिनट को मैं बोल दूं कोई भी फ्री है, जाके ले लो। आपने ऐसी तस्वीरें देखी युगांडा की, पता लगा कि एक पहाड़ के अंदर गोल्ड निकला तो पूरे गांव वाले पहुंच गए। राइट। ठीक है, एग्जैक्टली वही है। तो जब गोल्ड के माइनर्स पहुंचे, गोल्ड निकाला, गोल्ड को निकालने के लिए एक माइनिंग कॉस्ट होगी। बिल्कुल। माइनर क्या करेगा? क्योंकि वो बहुत सारे कारखाने और गोल्ड निकाल लिया उसने। गोल्ड निकालने के लिए उसका खर्चा आया 70,000 रुपए तोला। सपोज मार्केट के अंदर क्या 50,000 तोला बेच देगा? नहीं बेचेगा। मार्केट का रेट सेट करता है कौन? माइनर। क्योंकि जेनेसिस वहां से आ रहा है। ठीक है, मार्केट का रेट एक्चुअल में डिमांड एंड सप्लाई करती है। माइनर तो सिर्फ गोल्ड क्या बोलता होगा, आगे कहता होगा 60,000 रुपए तोला का बेचूंगा, इससे नीचे नहीं बेचूंगा। मार्केट ने बोला हम नहीं ले रहे, डिमांड एंड सप्लाई बहुत महंगा है। उसने कहा कोई नहीं ले रहा, 55 करो, 50 करो। 50 पे एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। सो इट्स अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। But somebody is bringing to the market. Who is bringing? Miner is bringing to the market. Because the fresh Bitcoin किसके पास है? जो बिल्कुल माइन होके आ रहा है, वो उस माइनर के पास है। क्लियर हो गया? So जैसे ही उसके पास वो माइनर के पास आ रहा है, वो मार्केट में बेच रहा है। कोई खरीदार है, कोई खरीदार नहीं है, डिमांड सप्लाई गेम है। तो और अब जिनके पास है वो अपने जैसे ओपन एक्सचेंज पे ऑर्डर कर रहे हैं, बाय सेल के ऑर्डर कर रहे हैं, वो एग्जीक्यूट हो रहा है रियल टाइम में। सो ये चल रहा है। सर ये बिटकॉइन का तो वो क्लियर हो गया। अभी और जैसे मैंने पूछा था कि और कौन कौन से टाइप के बिटकॉइन, मतलब ये कॉइन्स, क्रिप्टो करेंसीज होती हैं सर? जी, तो इसमें हुआ क्या कि जब बिटकॉइन आया तो बिटकॉइन का काम था सिर्फ वैल्यू को ट्रांसफर करना। ठीक है। मनी को डिसरप्ट कर रहा है वो। ठीक है। मनी को डिसेंट्रलाइज तरीके से आप ट्रांसफर कर सकते हो, वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हो। फिर लोगों को रियलाइज हुआ कि अगर मनी ऐसे ट्रांसफॉर्म हो सकती है तो इंटरनेट क्यों नहीं डिसेंट्रलाइज किया जा सकता? हाँ। एप्लीकेशंस क्यों नहीं डिसेंट्रलाइज की जा सकती? राइट। जैसे कि क्यों मार्क जकरबर्ग ही फेसबुक बना सकता है, या गूगल ही पे ही सर्च की जा सकती है, या जो अमेजोन है वो सेंट्रलाइज्ड ही रह सकता है। ये एप्लीकेशंस भी डिसेंट्रलाइज हो सकती है। अच्छा। हाँ। तो उसके लिए एक इथेरियम आया। इथेरियम ने कहा यार मैं, अगर मनी डिसेंट्रलाइज हो सकती है तो एप्लीकेशंस भी डिसेंट्रलाइज हो सकती है। तो एक प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन का इंट्रोडक्शन आया बिटकॉइन से इंस्पिरेशन लेके। तो इथेरियम आया। इथेरियम ने कहा कि मैं क्लेम करता हूं कि कोई भी मेरे इस नए इंटरनेट पे, जिसका नाम इथेरियम है, ये इथेरियम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है
एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे iOS है, एप्पल है, आपका एंड्रॉयड है, तो उसने कहा कि डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम समझिए आप, जो कि कोई भी यूज कर सकता है, दुनिया में किसी भी कोने से कहीं से बैठ के इस पे एप्लीकेशन बना सकता है। और फाइनेंस की एप्लीकेशन जैसे कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, सोशल मीडिया, NFTs, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है उसके ऊपर आप क्रिएट कर सकते हैं और डिसेंट्रलाइज तरीके से। क्योंकि आज अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है, अगर आपको एप्पल मना कर देता है फिर आप एंड्रॉयड के पास जाओगे, एंड्रॉयड मना कर देता है फिर कहाँ जाओगे? सही है। बट टुडे इफ यू हैव एन आइडिया एंड बोथ आर नॉट अग्रीइंग टू योर आइडिया, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ गोइंग ऑन इथेरियम। परफेक्ट। गेटिंग मी? समझ गया। और आपका आइडिया वो अच्छा, कई बार लग भी जाता है तो कहते हैं हमें कट चाहिए। अमेरिकन कंपनी पहले वैल्यू ट्रांसफर करने पे भी कट मांग रही थी, बिटकॉइन आया। बिटकॉइन आया कि भैया अच्छा खाएगा। आज हिंदुस्तान के अंदर 130 बिलियन US$ हमारे भारतीय अपने मेहनत कमाते हैं बाहर और हिंदुस्तान में भेजते हैं। बेचारे 5 से 6% कट अमेरिकन कंपनीज को देते हैं। वीजा, मास्टर कार्ड ये इतनी बड़ी हो चुकी हैं दुनिया के अंदर। जब हम B2B ट्रेडिंग करते हैं तो स्विफ्ट नेटवर्क का इस्तेमाल होता है, वहां भी डॉलर का इस्तेमाल होता है, वहां भी कट देना है। बिल्कुल। तो अगर हम इंडिया की बात करें, 130 बिलियन का सर अगर 6% आप निकालेंगे तो कितना हुआ? 7-7.5 बिलियन US$ हमारे देश में बच जाएगा अगर हम क्रिप्टो पे आए। अगर हम सपोज क्रिप्टो का अडॉप्ट कर लें और हम भारतीयों को ये ऑप्शन दें कि भैया तुम इसके थ्रू भेज दो, तो 6-7 बिलियन आपका जो है बिना किसी को कट दिए आपके देश में आ जाएगा। क्योंकि इंडिया सबसे बड़ी रेमिटेंसेस की मार्केट है। सिमिलरली हम एप्लीकेशंस की बात करें कि 2 कंपनियों की मोनोपोली है ऑलमोस्ट, और आज अगर किसी इंडियन को भी अपनी ऐप को वहां बनाना है और वहां प्लेस करना है तो सर वहां कट देना पड़ता है। बिल्कुल से बिल्कुल। आप जानते हैं फाइनेंस में इतनी एप्लीकेशंस में डील करते रहते हैं, टेक में है। तो ये बेसिकली ये जो मोनोपोली है इसको कैसे खत्म किया जाए? जब हम एक डिसेंट्रलाइज इंटरनेट की शुरुआत हुई, उस डिसेंट्रलाइज इंटरनेट पे, क्योंकि फिर वही वाली बात कि आपको अगर इथेरियम का लेजर यूज करना है तो आपको इंसेंटिव तो होना है। उसको डिसेंट्रलाइज चला कौन रहा है? लोग मिलके चला रहे हैं। और लोग क्यों चलाएंगे? लोग वेले हैं। वेलेपन में कुछ नहीं होता है। जो लोग उसको मिलके चलाते हैं उसमें जो इंसेंटिव है वो इथेरियम है। अगर आपको इथेरियम को यूज करना है तो उसका ऑयल जो है, जो इथेरियम की गैस है, मतलब इथेरियम का जो टोकन है वो चाहिए उस पब्लिक ब्लॉकचेन को यूज करने के लिए। परफेक्ट। क्लियर हो गया सर? बिल्कुल। ऐसे ही सोलाना उसका फॉर्म है। फिर ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं। डोज कॉइन भी है। डोज कॉइन वो मीम कॉइन है। मीम का ये है सर कि ना जो जेनजीज हैं, बच्चे हैं घर में, आपने देखा होगा वो अलग तरीके का कार्टून देखते हैं, एनीमे देख रहे हैं। राइट। वो मीम में बहुत बातें करते हैं, मीम्स बनाते भी हैं। राइट। और उनकी लैंग्वेज में भी बहुत मीम होते हैं। कभी आपने बच्चों के साथ कन्वर्सेशन किया? एग्री। मैं और आप शायद रिलेट ना करें, बट मीम्स आर बेसिकली आर फॉर्म ऑफ कम्युनिटी कल्ट, और ये जेनजी में बहुत ट्रेंडी है। ठीक है, तो मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि सारे मीम कॉइन्स, बट कुछ मीम कॉइन्स के पीछे बहुत लाखों फॉलोअर हैं उसके। जैसे इलॉन मस्क को जो लाइक करता है वो डोज को भी जनरली लाइक करता है। राइट। क्योंकि इलॉन मस्क जनरली डोज के बारे में बात करता रहता है। अमेरिका में तो इनफैक्ट एक डिपार्टमेंट था डोज के नाम पे, जब इलॉन मस्क जिसमें था डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जो उसको दिया था, राइट। उसका नाम डोज रखा था। बिल्कुल उसके फेवरेट मीम कॉइन के। बिल्कुल। तो ये बेसिकली क्या है कि यू कैन नॉट जस्ट अवॉइड इट, क्योंकि वही वाली बात है कि when people find it to be valuable, it is valuable. When people don't find it to be valuable, nothing is valuable. लोग मिलके उसमें वैल्यू डिराइव कर रहे हैं। बिल्कुल। सो ये अलग अलग तरीके के हैं। बेसिकली वो उसका कोई यूज केस नहीं होता उनका, लेकिन जस्ट पीपल हैव इट एंड दे फील के यार वो पार्ट ऑफ कम्युनिटी है, राइट? बट ऑब्वियसली ऑल मीम कॉइन्स और मोस्ट ऑफ द मीम कॉइन्स आर लाइक गोइंग टू फेल, एंड यू शुड रादर नॉट स्टार्ट इन दिस इंडस्ट्री विद अ मीम कॉइन। आप बिटकॉइन को समझ रहे हो, इथेरियम है, सोलानाज हैं, तो डिफरेंट ब्लॉकचेन्स उनके यूज केसेस बढ़ रहे हैं। और अब तो हम देख रहे हैं स्टेबल कॉइन। जो स्टेबल कॉइन के अंदर हमने देखा कि इथेरियम के ऊपर स्टेबल कॉइन आए, और अब स्टेबल कॉइन के ऊपर यूएस में, जो उसमें हम आगे पॉडकास्ट में बात करेंगे, कि अब तो उस पर बिल भी आ गया है, और स्टेबल कॉइन कितनी बड़ी मार्केट हो गई है। सो एक चीज क्लियर है कि आप इस टेक्नोलॉजी को जितना भी आप मिसअंडरस्टैंड करें,
टेक्नोलॉजी अपने पेस पे ग्रो करती चली जा रही है। और क्योंकि इंटरनेट पे रहती है तो आप इंटरनेट के ऊपर, क्योंकि इंटरनेट को शट डाउन करने पड़ेगा उस टेक्नोलॉजी को रोकने के लिए। सो एंड टुडे इट हैज रीच्ड टू अ लेवल दैट इट इज वेरी हार्ड टू इग्नोर, स्पेशली जो यूएस के अंदर हो रहा है। तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ है। इनफैक्ट अगर हम इसको ब्रॉडर सेंस में बोलें तो एक होती है कमोडिटीज, क्रिप्टो के अंदर भी समझ गया, एक होता है कमोडिटीज, एक होता है सिक्योरिटीज, और एक होता है स्टेबल कॉइन्स। परफेक्ट, ठीक है, और एक होते हैं आपके एनएफटीज। ठीक है, कमोडिटी में क्या आ गया, आपका बिटकॉइन आ गया, ईथर आ गया। अब कमोडिटी का मतलब क्या होता है? कमोडिटी का मतलब होता है जैसे 2008 से पहले कमोडिटीज फिजिकल फॉर्म में देखी थी लोगों ने, जैसे तेल आप फील कर सकते थे, गोल्ड, राजमा, या कमोडिटी कोई भी पकड़ लो आप, ठीक है, आप उसको टच एंड फील कर सकते हो। कमोडिटी का मतलब ये होता है कि कोई उसका इश्यूअर नहीं है। अगर कोई इश्यूअर है तो मतलब सिक्योरिटी है। तो पहली बार सतोशी नाकामोटो ने एक डिजिटल कमोडिटी का कॉन्सेप्ट दिया। डिजिटल कमोडिटी में वो कमोडिटी है लेकिन फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो कमोडिटी, डिजिटल कमोडिटी की श्रेणी अमेरिका ने डिफाइन कर दी है। तो कमोडिटीज क्या है, सिक्योरिटीज क्या है, स्टेबल कॉइन क्या है, और एनएफटीज। बहुत वास्ट टॉपिक है सर ये वास्ट टॉपिक है जिसके अंदर इसके अंदर इसको डिवाइड किया गया है। अब सर क्विकली हम आएंगे इंडियन उस पे कॉन्टेक्स्ट पे। सबसे पहले बताइए कि सर क्या ये जो कॉइन्स हैं या जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो इंडिया में लीगल हैं? बिल्कुल लीगल है और कोई इशू नहीं है, कभी भी इलीगल थी नहीं। राइट, इस पे लोगों को देखिए जो स्ट्रेस ये रहता है कि क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि ये गलत कामों में यूज़ होती है और ऐसे होता है और वैसे होता है। आरबीआई की भी क्वेश्चंस आते रहे, तरह तरह की बातें होती रही, लेकिन कभी भी इलीगल नहीं बोला गया। ठीक है, इलीगल नहीं है। जस्ट दैट अब तो क्योंकि बजट जो 2022 था या 21 था, 21 के आसपास बजट के अंदर फिर ये हुआ था कि 30% इस पे आपको प्रॉफिट पे टैक्स देना है। जैसे आप मतलब टैक्सेशन की बात भी करें, जैसे आप जो बाई सेल करते हैं तो नेट जो प्रॉफिट आता है उस पर टैक्स देना पड़ता होगा। हाँ, सो बेसिकली क्या है ना, क्रिप्टो को ना गैम्बलिंग की श्रेणी में रखा गया है ऑलमोस्ट। तो इसमें ये बोला गया कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो 30% टैक्स देना है, लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट से लेस नहीं करोगे। ओह माय गॉड। हाँ, तो मतलब आप टोटल नहीं देखते इसमें, इंडिविजुअल ट्रेड्स पे काम होता है। इंडिविजुअल ट्रेड पे काम होता है, तो लॉस हुआ फिर वो आपका लॉस है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इससे इसको एक तो श्रेणी बिल्कुल वही गैम्बलिंग वाली श्रेणी में, और एक तरीके का डिस्करेज करके रखा है इंडस्ट्री को ताकि लोग ज़्यादा एंट्री ना करें। तो इससे लोगों को लगता है कि यार जिस चीज़ पे इतना स्टर्न या इतना सख्त अगर टैक्सेशन है तो ऑब्वियसली वो इस पे दूर ही रहें, तो ऑब्वियसली लोग दूर रहते हैं। यार आप सोचिए ना कि अगर किसी को लॉस हो रहा है वो लॉस सेट ऑफ ही नहीं कर सकता, और 30% इज अ वेरी डिसेंट दिस थिंग। तो इसकी वजह से ऑब्वियसली काफ़ी लगाम भी लगा है कि बहुत लोग नए लोग इसमें एंट्री नहीं लेते। लेकिन क्योंकि जब वो ग्लोबल इतना यूफोरिया देख रहे हैं ना इसके अराउंड, तो फिर होता क्या है कि लोग, आप कुछ भी कर लो, इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट, इनफैक्ट नंबर 1 मार्केट है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे इतने सख्त टैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इसलिए ऑब्वियसली जो लोग बॉर्डर लाइन पे बैठे हैं, जो क्रिप्टो को देख रहे हैं, अखबार में पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो काफ़ी उनको फील ये होता है कि यार क्या करें, एंट्री लें ना लें। तो जनरली क्या है कि अगर आपने कोई चीज़ खरीदी और बेची नहीं, तब तक टैक्स नहीं लगा ना। जब आपने ऑब्वियसली बेची और फिर प्रॉफिट हुआ तो आपको 30% टैक्स देना है। और जनरली सारी एक्सचेंजेस पे क्या होता है, बहुत ईजी है। आप ये देखिए कि दो एक्सचेंजेस इंडिया में यूनिकॉर्न है, मतलब CoinDCX एक यूनिकॉर्न है। हम बात नहीं करते हैं, क्रिप्टो ने इंडिया के अंदर इस माहौल में 2 यूनिकॉर्न दिए हैं, उसमें CoinSwitch कुबेर है, CoinSwitch है। तो ये 2 एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे बहुत लाखों में लोग हैं, जहाँ जाके इनफैक्ट करोड़ों में अगर हम पूरे ओवरऑल देखें तो बहुत लोग हैं जो जाते हैं, KYC करते हैं। नॉर्मली जैसे आप बैंक के अंदर KYC करते हो, वो तो उल्टा और ध्यान करते हैं KYC में, क्योंकि उनके ऊपर तो बहुत स्ट्रिंजेंट तरीके से ऑडिटिंग होती रहती है। तो वो आपका पूरा इनकम का ब्यौरा और ये सब करके फिर आप उस पे ऐप पे जाते हो, फिर वहाँ पे आप बाय करते हो, सेल करते हो। प्लेटफॉर्म से कुछ फीस वगैरह देनी पड़ती होगी?
ऑब्वियसली एक एक्सचेंज है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ये जानना चाहती है किसने बाय किया, किसने सेल किया। तो आप जब कोई भी वहाँ पे ट्रेड करते हो तो उस पर 1% TDS कटता है। तो जब 1% TDS कटता है तो गवर्नमेंट के पास 1% का TDS पता लग जाता है कि आप कितने आपने ट्रेड लिए। राइट। और अगर आपने फिर उसको रिटर्न में जमा नहीं करा तो आपको नोटिस आ जाता है कि आप हमारे पास आपका TDS एक इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका इतना वॉल्यूम है, इतना आपने ट्रेड किया है, क्या आपने रिटर्न में नहीं दिखाया है, तो फिर आप दिखाते हो और फिर वो रिटर्न जमा होती है। जनरली अब सारी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उन्होंने इसको आसान कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि एक आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है जनरली अपना ट्रेड पूरा मेंटेन करना। तो उन्होंने क्या करा कि भाई जैसे CoinEx का मैंने आपको बताया था, तो वो वहाँ से वो कैलकुलेट हो जाता है, बटन दबाया, आपकी ट्रेड रिपोर्ट निकली, उसमें आपका कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, और अगर प्रॉफिट है तो अपना जमा करते हो और अपना आगे बढ़ते हो। परफेक्ट सर। इसमें मैं एक बात बोलूँगा, मतलब अपने व्यूअर्स को ही बोलूँगा मैं कि सीधा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से ही काम नहीं चलेगा, या करना भी नहीं चाहिए स्टार्टिंग में। सबसे पहले इसको समझना चाहिए। बिल्कुल। और मैंने सर, मैं काफ़ी टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपके यूट्यूब चैनल पे बहुत डिटेल में सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, और सब फ्री मटेरियल, सब फ्री ज्ञान दे रहे हैं। अभी बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं इनफैक्ट आप भी। तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए, अगर आपके चैनल के थ्रू बंदा कुछ सीखना चाहता है तो मतलब क्या आपको प्लेलिस्ट वगैरह बना रखी है आपने सर उसमें? हाँ, तो बेसिकली क्या है कि किसी को भी अगर सीखना है ना, तो सबसे पहले वो राइट सोर्सेज पे जाए। क्रिप्टो के अंदर बहुत होता है कि ये कॉइन ले लो, वो कॉइन ले लो, मेरे कहने पे 5 कॉइन ले लो, 4 कॉइन ले लो। अरे जब आपको बेसिक हिस्ट्री ऑफ मनी नहीं पता है, आपको लेजर, बिटकॉइन काम कैसे करता है, ब्लॉकचेन, माइनिंग, जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होंगे तो आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। राइट। आपको पता है कि सिस्टम चलता कैसे है, सिस्टम क्या हो रहा है। और वैसे भी इसको इस तरीके से मैं एनालॉजी देता हूँ कि मैं आपको बोलूँ कि कोई आदमी गोल्ड में इन्वेस्ट करता था, उसको सडनली बोलो कि आजा स्टॉक्स में, तो वो आएगा जिस दिन, तो सबसे पहले तो आप उसको ये तो बोलोगे ना कि भाई देख, तुझे अभी ज़्यादा नहीं पता, तो अभी रिलायंस ले ले, अच्छे स्टॉक्स ले ले। राइट। ये माइक्रो में नहीं जाना, मिड कैप में नहीं आना, तेरे लिए ना वो ब्लू चिप्स बेस्ट है भाई। और तू ना धीरे धीरे लेता रहे हर महीने। सही है। और भाई तू अपना गोल सेट कर ले, अपनी एक SIP की तरह ना डालता रहे, और मुड़ के मत देख। हाँ, ऐसे तो समझाते हैं। राइट बिल्कुल। अगर तेरे पास टाइम नहीं है। परफेक्ट। क्रिप्टो में भी सेम, अगर आप ब्लू चिप है आपका बिटकॉइन, आपने उसमें SIP ली, SIP लेके आपने कहा यार मैंने अपने टोटल पोर्टफोलियो का 5% देना है यार, सपोज, या 2% देना है या 1% देना है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, और कुछ ज्यादा देना चाहता है वो उसकी रिस्क टेकिंग। सही है। बट मैं आइडियली कहता हूँ कि यार मतलब आपको बहुत छोटा एक पोर्शन, बहुत छोटा माइन्यूट, वो भी पता है कौन सा, देखो हर आदमी ना उल्टे सीधे खर्चे कर रहा होता है। मैं तो ऐसे समझाता हूँ यार, आप ना अपनी पूरे ना कभी नोट करोगे, आप देखोगे क्या फालतू के ना जोमेटोज और फालतू के कुछ खर्चे कर रहे हो। अरे कुछ बुरी आदतें होंगी यार, उनको छोड़ के। ठीक है, मैं कहता हूँ यार जो पैसे को आप वैसे भी फेंक रहे थे, आग लगा रहे थे ना बुरी आदतों में और चीज़ों में कर रहे थे, उन बुरी हैबिट्स को छोड़ के उस पैसे को यार इधर SIP के फॉर्म में लगाना है तो शुरू करो। परफेक्ट। और किसी भी रैंडम कॉइन में नहीं, एक ब्लू चिप मैंने बता दिया, बिटकॉइन, उसके अंदर आप SIP के थ्रू, और फिर मुड़ के मत देखो कि भाई मेरा क्या हुआ क्या नहीं। हाँ, देखते रहो कि ट्रैक करते रहो, बट उसमें SIP को मत रोको। कहते हैं ना SIP मत रोको, बिल्कुल। खासकर तब मत रोको जब नीचे आया है। लोग क्या करते हैं, जब ऊपर होता है तो बहुत पैसे लगाते हैं, क्योंकि तब फोमो हो रहा होता है। राइट। नीचे आता है तो क्या रुक जाते हैं। अब स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। बिल्कुल। जब मार्केट क्रैश करती, लोग SIP, वो पता नहीं क्यों SIP रोक लेते हैं। म्यूचुअल फंड बंद होता है। सही है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है, एक्चुअली साइकोलॉजी तो वही है ना। सेम, बिल्कुल सही बात है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। बस यहाँ एक प्रॉब्लम है, ग्रीड ज्यादा है। क्योंकि यहाँ ग्रीड इसलिए क्योंकि एजुकेशन नहीं है ना। स्टॉक में फिर भी लोग अखबार पढ़ते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एकदम हो जाते हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे ज्यादातर कंटेंट लोगों को व्यूज के लिए लुभावने वाला कॉन्सेप्ट। समझ गया। मेरा कंटेंट इतना बोरिंग है कि लिटरली बता रहा हूँ कि मतलब बोरिंग, मैंने इसे बोरिंग मतलब बहुत जिगरा चाहिए मेरा कंटेंट सुनने के लिए, क्योंकि प्योर एजुकेशन में तो नींद ही आती। याद नहीं वो हिस्ट्री की क्लास? समझ गया सर, समझ गया। इकोनॉमिक्स के वो सड़ू से सर आते थे तो आपको नींद आती थी ना। मेरे कंटेंट में मैं वार्निंग देता हूँ। मेरे पहला डिस्क्लेमर आता है, माई कंटेंट इज द मोस्ट बोरिंग कंटेंट ऑन द प्लैनेट, प्लीज बी वेरी केयरफुल बिफोर वॉचिंग इट।
और आई फील वेरी प्राउड इन सीइंग दैट. लोग कहते हैं नहीं सर बोरिंग तो नहीं था, इन्फॉर्मेटिव था. फिर ठीक है, तुम ले गए इसमें से जो लेना था. मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी अच्छी बेहतर चीज़ बोरिंग होती है. गोल्ड एज अ एसेट बहुत बोरिंग एसेट है. लॉकर में पड़ा रहेगा, सोता रहेगा 6 साल तक. फिर एक शादी आएगी तो निकलेगा. हाँ सही है यही है सर. और फिर शादी, वो मामा जी की लड़की की ब्याह होके चली गई, फिर लॉकर में सो जाएगा. सबसे बोरिंग एसेट है वो. स्टॉक्स की तरह नहीं हिलता, बिल्कुल नहीं हिलता, लेकिन बढ़ते लेकिन आपको जो कंसिस्टेंसी. हमारे पेरेंट्स ने घर 50s में बनाया, लेट 40s में बनाया. कंसिस्टेंटली चलते रहे थे, धीरे धीरे. हम उनकी लाइफ को देखते थे. आज देखें तो यार, आज की लाइफ से कंपेयर करें, कितनी बोरिंग लाइफ थी, बट कितनी स्टेबल लाइफ, कितनी हैप्पी लाइफ थी, कितना फुल ऑफ सेटिस्फैक्शन थी. हमारे पास सब कुछ हो के भी एक एंजाइटी क्यों है? क्योंकि हम लाइफ को बोरिंग नहीं होने दे रहे. एक्चुअल में सुकून बोरियत में ही है. बिटकॉइन एज एन एसेट इज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग एसेट इन क्रिप्टो. It grows very slow. Now it has become a 2.15 trillion US dollar asset. अब 2 ट्रिलियन की एसेट 10 ट्रिलियन थोड़ी ना हो जाएगी अब. बिल्कुल सही बात है. तो लोग कहते हैं वेरी बोरिंग एसेट, आई नीड समथिंग दैट गिव्स मी 5x. मैन, ये कितना बोरिंग अंकल है, बिटकॉइन की बात करता है. जस्ट लुक एट फ्यू क्रिप्टोस, रातों रात डबल होते दोस्त. भैया मेरे पास नहीं है वो. वही स्टॉक्स क्रिप्टो में लोगों के पैसे डूब रहे हैं. क्रिप्टो बदनाम ज्यादा हुआ है ग्रीड की वजह से. कोई इसकी टेक और स्टेबिलिटी वाली बोरिंग चीजों के बारे में बात ही नहीं करता, जो अच्छी चीज है. सही है सर, सही है. बहुत कुछ है सर बात करने के लिए, और आपको फिर बुलाया जाएगा सर. अभी आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, है ना. जल्दी मिलेंगे सर नेक्स्ट वीडियो में. आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सर. व्यूअर्स के लिए सर, अगर सर से आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए. जय हिंद.